बहुत आज खुशी का दिन है कि नारी शक्ति की जो बिल 33% रिजर्वेशन जो पास हुई है, उसकी खुशी में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के लिए जो मेरा बर्थडे था 21 सितंबर, उस दिन ये बिल पास हुई थी गिफ्ट के तौर पर, और काफ़ी खुशियां मनाए गए। मगर इसके पीछे करीब ये बिल सबमिट करके 27 ईयर्स हुआ था। 27 ईयर्स से इस बिल को पास करने के लिए कई बार मौके आए, मगर वो पास नहीं हो सकी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत हिम्मत बताते हुए इस बिल को पास करने का फैसला कर लिया। उसमें वही पास नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत अच्छी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं कि जब तक के देश के एमपीस, भले वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो एमपीस 70% वोट नहीं करते, वो बिल पास नहीं हो सकती थी। भले कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी सोच ले कि मैं ये बिल पास करूँगा, तो इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। जब तक के देश के एमपीस उसको वोट नहीं देते, वो बिल नहीं हो सकती। तो इसमें कई लोगों की साझेदारी रही, और वो बिल के पास होने के वक्त में कई महिलाओं के कई दिन से फोन्स रहे, और काफ़ी हमारी पार्टी के लोग 700+ डिस्ट्रिक्ट में थे। हमारी पार्टी को लॉन्च करने का मकसद भी यही था कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आएगी और महिलाओं की 33% रिजर्वेशन को जो है बिल को पास कराएगी और उस पर मेहनत करेगी। तो सारे महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हमारा जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। जो 15 साल से जुबान उठा रहे थे, बात कर रहे थे, तो बहुत सारे खुशियाँ मनाए गए। उस वक्त में ये बिल जब पास हुई, तो जब सेलिब्रेशन किया गया, तो उस वक्त मैंने एक वादा किया था कि जब ये बिल पास हुई, तो इसमें हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे भाइयों ने वोट किया, इस बिल को सम्मान किया, और महिलाओं के बिल को कोई पार्टी, कोई जात, कोई ये अलग देखते हुए, कुछ भी ना देखते हुए वोट किया, तो मैंने कहा कि ज़रूर उनको एक मोमेंटो दिया जाएगा और उनको सम्मान किया जाएगा, क्योंकि उनकी वोट की वजह से जो है ये बिल पास हुई। यही बिल नहीं, बल्कि देश में कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ज़रूर से हमारे उन एमपी भाइयों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 545 एमपीस हमारे हैं, उसमें से अगर 70% वोट हो जाते हैं, तो देश का कानून अमेंडमेंट हो सकता है, न्यू पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं, नए बिल आ सकते हैं। तो वो देश के पिलर्स हैं, और तो उनको मैंने इनवाइट करना चाहा। तो हमारी सारी कमेटी ने डिसाइड किया, और करके हमने ये सारे एमपीस को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में जो है हमने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, कि उनको मुबारकबादी पेश करने के लिए। और ख़ासकर से देश के 30 स्टेट के 30 चीफ मिनिस्टर्स को भी हमने इनवाइट किया, और गवर्नर्स को 30 गवर्नर्स को भी इनवाइट किया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो शाम तक अटेंड करने का वादा किए हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमें कंग्रेट कहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हिम्मत अफजाई कहे, किसी ने भी इस चीज़ को देखकर जो है ये नहीं किया, बहुत खुशी का इजहार किया। इसलिए मैं तमाम हमारे वो भाइयों को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बिल के लिए वोट दिए और देश के लिए सपोर्ट किए और देश के महिलाओं को सपोर्ट किए, उन सबको मैं मुबारकबादी आज पेश करना चाहती हूँ। और बहुत ही बड़ा हमारे लिए खुशी का दिन है। उस दिन मैं पार्लियामेंट में देख रही थी कि कुछ लोग जिनको नॉलेज नहीं होता है, 1-2 एमपीओ ने उसका अपोज कर रहे थे कि महिला को बिल नहीं चाहिए, क्योंकि उनको एक माँ और एक बहन, एक बेटी की इज्जत की कोई कदर नहीं थी।
जो एक माँ और बहन की इज्जत की कदर करते हैं वो तो माँ बहन के बारे में वोट डालते हैं। जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी उस दिन पार्लियामेंट में आकर एक 2-3 लफ्ज़ कहे, बहुत अच्छे लफ्ज़ थे। वहाँ पर उस दिन उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर इस बिल को वोट नहीं करने का सवाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ बात हमारे माँ बहनों के सम्मान की बात है। यहाँ हमारे माँ बहनों के सम्मान की बात है, इस पर तो वोट करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी बात थी। फिर उसके बाद कई लोगों ने डिस्कस करते हुए कहा कि महिला की बिल तो पास हो रही है, हिंदू को कितने सीट कितने दे रहे हैं, मुस्लिम को कितने दे रहे हैं, ये सब ना काम आने वाली बातें हैं। तो फिर बहुत सारे वहाँ पर जवाब देने वालों ने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर महिला की बिल और इक्वल जस्टिस कहा है, उसमें हिंदू कितने महिला, मुस्लिम कितने महिला, क्रिश्चियन कितने महिला, ये नहीं था, बल्कि पूरे महिलाओं के लिए कहा गया। अब जो महिला हिम्मत करके सामने अपना हक लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए आएगी, अब से देश के अंदर उसे लोकसभा में 33%, राज्यसभा में 33%, इवन कैबिनेट में 33%, हर जगह उसको 33% जो है अब जगह मिल जाएगी। इतने दिन जो महिला को घर चलाने वाली समझते थे, वो देश चलाने का एक हिस्सा बन जाएगी। और आज का ये प्रोग्राम जो है इसीलिए खास कर से रखा गया है और ख़ास कर से उन भाइयों को इनवाइट किया गया है और काफ़ी एमपीस हमारे प्रोग्राम में अटेंड करने वाले हैं, काफ़ी मिनिस्टर भी अटेंड करने वाले हैं। अभी पार्लियामेंट सेशन होने की वजह से जो है जब जब टाइम मिलेगा ये प्रोग्राम में वो अटेंड करेंगे, और जो अटेंड नहीं करेंगे उनके लिए भी हम उनको मुबारकबादी और खुशखबरी और उनके जो मोमेंटोस होंगे पेश करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये किया है। और हमारी बहन ने ये सवाल किया था कि आपने ये काम करते हुए जो है किस तरह से किया, तो मैंने यही देखा है कि हम भले कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बिजनेस वुमेन बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, मगर पॉलिटिकल अधिकार और पॉलिटिक्स का अधिकार हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से हम बदलाव ला सकते हैं, उसी से हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है कि भारत के महिलाओं को 33% जो है बिल रिजर्व हो जाना, कि उनको मिलना ही मिलना है। अगर कोई चाहकर आगे आ जाए तो उनको हिस्सा मिलना ही मिलना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जब पार्टी को लॉन्च किए तो एक नेशनल पार्टी है, और इस पार्टी को हम पूरे देश में जो है महिलाओं की ताकत बनाने के लिए इस पार्टी को रन करना चाहे, तो इसमें हमारे भाइयाँ जो सपोर्ट करे हैं, उन भाइयों के सपोर्ट में हर इलाके में, हर जगह पर, हर कोने में हम बहनें उनके साथ ही, जिन्होंने इस बिल को वोट किया है और सम्मान किया है। मुझे बहुत दिनों बाद आपको देख के मैम एक शेर याद आ गया, एक पंक्तियाँ याद आ गई। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मैम की बातें सुन के मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ इनके ऊपर बहुत सूट करती हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने जो बताई, मुझे पता है कि एक महिला के लिए ज़मीनी तौर से उठना और इस तरीके की पावर में आना बहुत ही एक मायने रखता है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि हम कुछ ना कहीं एक पॉलिसी मेकर अगर बन गए, जैसे मैम ने कहा कि पॉलिसी मेकर में अगर हमारा हाथ योगदान हुआ तो भारत की दिशा और दशा तय करने में हम बहुत आगे जाएंगे। तो मैं सर से कहना चाहूँगी कि आप कुछ पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और जैसे जैसे कहते हैं ना कि ज़मीनी तौर पे जो लोग पढ़ते हैं वो पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो ज़रूर आपके पास होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हम ये कह सकते हैं कि ज़माना अब तेरे कोई मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। मेरी मुराद डॉक्टर नोहरा शेख से है। आप तमाम तालियां एक ज़रूर बजा दीजिए। ये दिन वाकई बरसों से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक लंबा सफ़र है मैम का। और ऑल इंडिया एम्पावरमेंट पार्टी जो आज आप सामने आपकी फाउंडर और प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहरा शेख यहाँ बैठी हैं, इनका सफ़र मैं देख रहा था कि आज के दौर में भी, आज की दुनिया में भी, जहाँ लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, यहाँ ऐसे दौर में डॉक्टर नोहरा शेख ने वो शमा जलाई है। और वो शमा अब जो है अब एक हैदराबाद से निकल के पूरे भारत के दिल में जगह बना लिया है।
हर घर की, खुद हमारे घर की औरतें अब ये आवाज़ उठाने लगी हैं कि हमारे सर पर ऑल इंडिया एम्पावरमेंट पार्टी है, अब मैं उस पार्टी के नीचे इलेक्शन भी लड़ सकती हूँ और अपना हक भी मांग सकती हूँ। क्योंकि इसलिए कि अब पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा में भी ऑल इंडिया एम्पावरमेंट पार्टी और डॉक्टर नौहरा शेख की कोशिशों से जो 20 साल लगातार आपने किस तरह से ज़िला लेवल पे, गांव लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो आपने यात्रा सफ़र की है, वो यात्रा बहुत आसान नहीं है। आप एक बार देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। डॉक्टर नौहरा शेख यही अपने बहनों को बताना चाहती हैं और ये कहना चाहती हैं कि आज आपके बीच में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट आपकी दुख दर्द, आपकी वो तमाम जो आपको अब तक नहीं दिया गया है, वो आपको अब मिलेगा। मैं डॉक्टर नौहरा शेख को इस बात मुबारकबाद देता हूँ कि जिस दिन ये पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ उस दिन आपका जन्मदिन भी था, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया एम्पावरमेंट पार्टी की जो जर्नी है, इसमें क्या आपको लगता है कि जो आपके ख्वाब थे वो महिलाओं के आरक्षण को जब पार्लियामेंट में पास कर दिया गया वो पूरा हो गया है? अब पार्टी आगे क्या उस आरक्षण को ज़मीनी सतह पर भी उतारने की कोशिश करेगी? जी, और पार्टी ज़मीनी सतह पर लाने की कोशिश भी करेगी और हर महिला को उसके राइट्स क्या हैं, उसके हक क्या हैं, उसको बताने की और उसमें इम्प्लीमेंट लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि बगैर इम्प्लीमेंट लाए और कई महिलाओं को इस बिल के बारे में पता भी नहीं कि उनके क्या राइट्स उनको मिल गए हैं और उनके लिए कितना बड़ा अधिकार मिल गया है, उनको पता भी नहीं है। तो हमारी महिलाएं ग्राउंड पर बहुत सारा काम कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, आपको राइट्स है, आप एमएलए बन सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, आपको सारे राइट्स हैं। आप आएंगे तो आपको हर अधिकार मिलेगा। तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी इस पर ज़रूर काम करेगी और पूरे देश में काम करेगी। आज महिलाएं देश में कम नहीं है, महिलाएं देश में जो है 65 करोड़ वुमेन्स हैं और महिलाएं देश के 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं और महिलाएं एक देश का एक हिस्सा है और वो एक हिस्सा जो है अपने अधिकार से खाली बैठा हुआ है। तो उसको अधिकार याद दिलाने के लिए महिला एम्पावरमेंट पार्टी पूरे देश में काम करेगी और जात पात को छोड़कर काम करेगी और सेकुलर पे काम करेगी। और महिला एम्पावरमेंट पार्टी हिंदू मुस्लिम से हटकर सारी इंसानियत, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगी। बहुत शुक्रिया। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मैम ने वो आंचल भारत की आन बान शान को अपना सफ़र बना लिया है। यकीनन मुझे लगता है कि अब वो तमाम जो अब तक सरकार की नज़र में नहीं थी, अब वो महिला कम से कम एक पार्टी की शक्ल में एक ताकत बन के उभरेगी। तो मैम ये बताइए कि आमतौर पर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट के नाम से ऐसा लगता है कि महिला के उत्थान के लिए पार्टी है, लेकिन जो पुरुषों की शिकायत है क्या उनको भी टिकट दिया जाएगा इस पार्टी से? जी, ये पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी है। जब रजिस्टर हुई थी उस दिन से लेकर मेरे हर रैली में, हर स्पीच में मैंने ये बात बताई है कि ये पार्टी एक महिला की पार्टी है, मगर ये महिला आपकी माँ है और आपकी बहन है और आपकी बेटी है। बगैर बाप के, बगैर भाई के ये पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? इसमें, इस पार्टी में सबको सीट है, मेल को भी सीट है, फीमेल को भी सीट है और इसके अंदर तमाम लोगों को हिस्सा है और घर दोनों के बगैर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ का नाम लेते ही बच्चे पूरे ख़त्म हो जाएंगे। महिला एक माँ है। एक माँ क्या चाहती है आपके लिए, एक माँ क्या चाहती है वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी चाहेगी और एक माँ की तरह ये देश को डेवलप करने की कोशिश करेगी। मैम, ये 2024 का इलेक्शन अब बिल्कुल हमारे सर पर है और पार्टी चूँकि आपकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है महिला एम्पावरमेंट पार्टी, तो क्या पूरे पार्लियामेंट जो हमारी सीट है 545 उस पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और किस मैनिफेस्टो को, क्या महिलाओं को आरक्षण में ध्यान में रखते हुए या और भी समाज के इशू हैं जिस पे आप राष्ट्रीय स्तर का दौरा भी करेंगी, ज़रा यहाँ बैठे तमाम हमारे पैनलिस्ट को बताएं। जी, इंशाल्लाह ये पार्टी अनाउंस की है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। खासकर से जो लोग ख्वाहिश रखेंगे अपने अपने एरियाज़ में कंटेस्ट करने के लिए, उनके लिए ये पार्टी कंटेस्ट करने के लिए तैयार है
और ख़ासकर से महिलाओं के डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी और बच्चों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। और ख़ासकर से जो हमारे भाइयाँ ऑलरेडी कंटेस्ट करके जीत के महिला की मदद कर रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पर हम लोग उनकी मदद करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। तो दिव्यांग, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस बात के लिए कि आपने किस तरीके से इस अधिवेशन के बारे में बात करी। तो यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हम लोगों से, तो मुझे लगता है कि ज़मीनी तौर पे थोड़ी सी बातें अगर आप बताएं कि आपकी एम्पावरमेंट जो पार्टी है, महिला एम्पावरमेंट पार्टी, वो किस तरीके से ज़मीनी तौर पे इस अधिवेशन को देखती है। ज़मीनी तौर पे इस अधिवेशन का जब आप देखते हैं कि उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, पर बिल तो सबके लिए आया है ना, तो आपको क्या लगता है कि जो औरतें घर में काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, कमा के कुछ लाती हैं, छोटे से छोटा काम करती हैं, तो वो औरतों के लिए अगर हम ये बात कहें कि वो पॉलिसी मेकर बनेंगी तो वो किस तरीके से इस बिल को देखती है। बस मुझे ये पूछना है कि ज़मीनी तौर पे कुछ आप इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगी। जी, हम सब महिलाओं को देश के जो ये नॉलेज रखते हैं कि महिलाओं को इसमें कितना राइट्स है, कितना ये मिलने वाला है, तो हम सबको उन महिलाओं तक जाकर उनको समझाना चाहिए, इस बिल के बारे में बताना चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए। जब बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा कि महिलाएं जो है देश के अंदर क्या कर सकते हैं। तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीनी सतह पे इस काम को करेंगे, बहुत जल्द महिलाएं 33% क्या 50% भी जो है आगे आ जाएंगे ज़रूर से। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मेरे जहन में जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना और इस कॉन्क्लेव के बारे में सुना कि मैम आपको कैसा लग रहा है आज आपको इस सारी चीज़ों को देख के कि अधिवेशन बिल पास तो हुआ, ज़मीनी तौर पे हमने पास तो करा, इसकी चाहे स्टार्टिंग भी करी, तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसको किस तरीके से देखती है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी यही कहेगी कि जो बिल पास नहीं थी, जो अधिकार नहीं था, वो अधिकार स्टाम्प के तौर पे मिल गया है। तो ज़रूर से जो है कि जब अधिकार स्टाम्प के तौर के ऊपर मिल गया है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशियां मनाने का ये है कि अब आगे आकर उसको हासिल करना जो है हमारा काम है। जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल जो इस सारे अधिवेशन बिल से थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि कोई भी जर्नी छोटी या बड़ी, जब औरत घर से बाहर निकलती है, कुछ काम करने के लिए निकलती है, तो थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं। तो उसके लिए एक थोड़ी छोटी सी बात है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलें जब आपने इस चीज़ की स्टार्टिंग करी थी तो आपको कहाँ लगा कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती या कुछ ऐसा मैं कर देती तो मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी सी आसान होती। बहुत सारे जगह पर जब पॉलिटिकली दबाव किया जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े ताकतवर क्यों ना हो, जब उनको पॉलिटिकली दबाते हैं तो उस वक्त हर महिला की ये सोच होती है कि उसके अंदर कुछ अधिकार हो, उसके अंदर अधिकार आ जाए। उन अधिकार ऐसे ही हमें नहीं मिलते ही, वो अधिकारों के लिए हमको लड़ना पड़ता है और हमको कोशिश करना पड़ता है। ये महिला बिल भी वही एक कोशिश थी जो पास हुई थी, जो पास होने से पहले कई एमपी से कांटेक्ट करना पड़ा, बात करना पड़ा। कुछ लोग उसके लिए अग्री थे, कुछ लोग अग्री नहीं थे, तो काफ़ी हमारे भाइयों का भी इसमें सपोर्ट रहा उनको बात करने में और वोट कराने में। तो जब जाकर ये बिल बड़ी मेजॉरिटी वोट के साथ जो है ये पास हो गई, तो अब महिलाएं आगे आकर अपने अधिकार को ज़रूर से लेंगे। आगे 2-3 सालों में ये बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। वो इम्प्लीमेंटेशन आप पार्लियामेंट में देखेंगे इंशाल्लाह। Well, actually, I have something to say. So, मैम, मुझे लगता है कि हम सबका अपना एक बैटल होता है, हम सबकी अपनी एक इंडिविजुअल लड़ाई होती है, राइट? और आप इन सब से निकल कर आगे आकर आपने सबके लिए एक लड़ाई की है, ओके? आपने हम सबके हक के लिए एक बात रखी, ओके? सो मुझे लगता है कि जब हम निकलते हैं, अपनी बात रखते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रखते हैं, तो कई बार लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। लोग उसको एक्सेप्ट करने से पहले 1000 बातें कहते हैं, उसका अपोजिशन करते हैं। तो बाहरी लोग तो अपोजिशन के लिए रहते हैं, बट मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि आपके अराउंड में जो लोग थे, आपके सराउंडिंग में जो लोग थे,
उनका रिएक्शन कैसा था जब ये बात सबसे पहले आपके जहन में आई और आपने इसको एक्सप्रेस किया कि शायद ये एक लड़ाई है जो हमें लड़नी चाहिए? तो अपनों का रिएक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। हम सब ने एक लड़ाई लड़ी है यहाँ पर, तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। जाहिर से बात है कि जब महिला आगे आती है तो घर से ही दबाव शुरू होता है और पड़ोसियों से दबाव शुरू होता है और नेबर से और ख़ास रहने वालों से दबाव शुरू होता है। तो मैं एक बिजनेस वुमेन होने के नाते जो है कई मेरे फ्रेंड से, मेरे सर्किल से, फैमिली से कई बार दबाव आया कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती, पॉलिटिकली नहीं जा सकती, क्योंकि इसको आपको काफ़ी फेस करना पड़ेगा। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर में रह सकती हो, महलों में रह सकती हो, तो आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में जाने की। तो मैंने सबको यही जवाब दिया कि ये जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है, जो सब लोग गुजारते हैं, तो वो सब गुजारते हैं, मगर लोगों के लिए जीना, जो बदलाव लाने के लिए कोशिश करना और एक इनकलाब लेकर आना, जो लोगों के सोच में नहीं है, उन सोच को लोगों के जहनों में डालना एक बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने इसको कदम उठाया और सारे महिलाओं को आवाज़ दी, तो कई महिलाएं जो है हमारे साथ जुड़ गए। जब महिला एम्पावरमेंट पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई तो 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट में हमारे कमिटीज़ बने और 30 स्टेट्स में हमारे कमिटीज़ बने। आज भी वो कमिटीज़, वो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ पूरे लाइव पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ख़ासकर से जो है मैं उन सबको मुबारकबादी देती हूँ। तो कई मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा और कई मुश्किलें पेश आए और यहाँ तक के बड़े बड़े इल्ज़ामों को सर पे लेना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें। और मैं ख़ासकर से मुस्लिम कम्युनिटी की थी तो और ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर्स बढ़ गए। कई लोग इसको नापसंद करते थे, औरत के बाहर आने को, स्पीच करने को, बताने को, बहुत सारे चीज़ों पर। मगर मेरा मानना था जो जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके साथ ऊपर वाला ज़रूर मदद करता है और वो ज़रूर जीतते हैं और जीतते रहेंगे। और ये आवाज़ कभी बैक नहीं होगी और ना हमारे महिलाएं बैक होंगे और ये आवाज़ चलती रहेगी और ये पार्टी भी चलती रहेगी और देश के अंदर एक दिन ऐसा बदलाव आ जाएगा, एक माँ की तरह इस देश में जो है। इसीलिए कि काफ़ी लोग मुझे मजाक भी करते थे कि औरत का काम यह है कि घर में वो रोटी बना ले, दाल बना ले, उतना उसको आ सकता है। तो मैं भी उनको जवाब देती थी कि औरत वो होती है, वो रोटी भी बना सकती है, दाल भी बना सकती है, देश को भी चला सकती है और उसके अंदर वो ताकत है। तो ज़रूर वो करके मैं एक दिन जो है ज़रूर बताऊंगी। वाओ, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। एक बहुत अच्छा आंसर आपने हमें दिया और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस चीज़ को हमने इतनी लड़ाई के बाद पाया है उस चीज़ के बारे में हमें और जानना चाहिए और उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए और हमें भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, कुछ पूछना चाहेंगे, इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैम से मैं बहुत पहले जब मिला था तो मैम ने किसी शायर का मुझे एक शेर बताया था और ये पार्टी की पूरी जर्नी का मकसद आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि इसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, इसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। तो गालिबन पार्टी के वजूद का यही वजह है कि उन बेटियों को अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको बाख्तियार बनाना, और ये पार्टी इसीलिए बनी थी। और ये अंदाज़ा मैडम को जब भी नहीं था कि हम एक हैदराबाद से जो शुरुआत कर रहे हैं आज वो नेशनल पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाए। और उस पार्टी का निशान भी आपको जाहिर है, आप सब समझ रहे होंगे कि बिल्कुल एक तस्वुर है कि घर में जो है आपके गोल्ड की भरमार हो, गोल्ड पार्टी का निशान है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मैडम हीरा ग्रुप कंपनीज की सीईओ भी हैं और वो एक बड़ी बिजनेस आइकन है। मतलब मैं ये बताना उस वक्त मैं मैम से ये पूछना चाह रहा था, मैम ये बताइए कि ये मतलब मैंने बहुत कम देखा है, आमतौर पे पॉलिटिक्स में वो लोग आते हैं जो जिसे कहा जाए कि गुर्बत से और आकर के और जनता के सेवा का नाम होता है, सिर्फ वो अपना ही सेवा करते हैं, जनता का सेवा नहीं करते, कम से कम मैंने देखा है। तो आप एक पूरी चीज़ों को, एक पूरा महलों को, एक स्ट्रगल की जिंदगी आपने क्यों अपनाई, इसके पीछे क्या लगा आपको, क्या ऐसा जर्नी में महसूस हुआ? जिसको देश के सेवा की आदत पड़ जाती है उसको दौलतें और महले बहुत फीके लगते हैं लोगों के सेवा के सामने। सबसे पहली ये बात है कि अगर उनको सूने पर लिटा दिया जाए और उनको पैसों के ढेर भी लगा दिया जाए, उनका दिल तड़पता है लोगों के लिए। वैसा तड़पता हुआ दिल ऊपर वाले ने हमें दिया है और हम हमेशा लोगों के लिए तड़पते हुए जीते हैं कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम आ जाएं। इसीलिए पहले से मेरा लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाना क्यों ना हो और गर्ल्स स्कूल बनाना क्यों ना हो
और महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए कोशिश करना क्यों ना हो और उनकी स्पॉन्सरशिप करने में क्यों ना हो, उसमें मैं मसरूफ़ रही। मेरे लिए बिजनेस से ज़्यादा टॉप और मालदारी से ज़्यादा टॉप, महलों से ज़्यादा टॉप लोगों की खिदमत करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए ये सेवा को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। घर में भी जब लोग कहते हैं कि आपको कमी की क्या ज़रूरत है, आप क्यों जाती हो ज़मीन के ऊपर ये काम करने के लिए, तो हम कहते हैं कि हमें लोगों की खिदमत करने में जो खुशी मिलती है, अगर वो तुम्हें महसूस हो जाए तो आप भी ये महलों को छोड़कर जो है लोगों की खिदमत में लग जाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि हमेशा हमको ये खिदमत का इरादा दिल में हमेशा रहे, लोगों की खिदमत करने के लिए। तो देखा आपने मैम ने अपने कैसे जज्बात को हम सब के बीच में रख रही थी। ये यकीनन जो है ये सफ़र जो है, ये कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जर्नी यही है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैम ने इनको, जैसा कि बताया इन्होंने के इलाके में घर में मुखालफत का सामना करना पड़ता है, इन्होंने किया, लेकिन इनकी हिम्मत और आप देखिए कितना हौसला कि इन्होंने सोचा कि मैं अगर अपना हौसला यहाँ तोड़ दूंगी तो ये लाखों सैकड़ों करोड़ों खवातीन का हौसला टूट जाएगा। वो हौसला बना रहे, उस हौसले में मजबूती हो, इसलिए आप जो है वहाँ सफ़र करके आज जो है इतनी मसरूफ़ तरीन आपकी ज़िंदगी है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी आप जाती हैं और ख़वातीन की हुकूक़ के लिए, उनकी लड़ाई के लिए बहुत मजबूती से आवाज़ रखती हैं। तो मैम ये बताइए, क्या आपको कभी इसमें डर तो लगा होगा ना? आखिर डर तो कभी नहीं लगा। डर लगने वाले तो इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, और जिसको डर लगता है वो इतने बड़े सूच नहीं रख सकते, इतने उड़ानों पे नहीं उड़ सकते। और ख़ासकर से मुझे डराने की कोशिश की गई और बहुत सारे तकलीफ़ें भी दिए और परेशान भी किए। कई इल्ज़ामें पिछले दिनों में आपको मालूम होगा कि अखबारों के फर्स्ट फ्रंट पेज पे मेरा ही फ़ोटो होता था और कुछ नहीं होता था। जो लोगों को ये फील हुआ कि इनसे हमें अभी नुकसान होगा या हमारे बारे में ये लोगों को बता देंगे, ऐसे जो लोग फील करे, जब जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए आए तो बहुत सारे लोग नहीं, कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत सारा सताया, मगर हमें कभी डर नहीं लगता। जब लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत और भी बढ़ जाती है, हम और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वो डराने सब हमें कुछ काम नहीं आएंगे, और डराने ही हमारी ताकत है, वो हमारी एनर्जी है। लोग डराते रहें तो हम ऐसा काम करते रहेंगे। कहते हैं कि हमें अपनी कैपेबिलिटी का एहसास तभी होता है जब हम उसको और एक्सप्लोर करते हैं और हमें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। कुछ लाइन्स याद आ रही हैं, कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। डटे रहना है, लगे रहना है, अपने लक्ष्य के पीछे हमें भागते रहना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है और फाइनली हम उसे अचीव करेंगे। एक बहुत अच्छा सेशन यहाँ पर हमने देखा, हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस की। मैम कुछ और पूछना चाहेंगे सीक्वेंस में? सर कुछ और पूछना चाहेंगे सीक्वेंस में? एक लाइन में ज़रा सा, चूँकि मैम का फोकस चूँकि महिलाओं की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा है, उसकी मिसाल इन्होंने सिर्फ बातें नहीं की हैं बल्कि अमली तौर पे आपने वहाँ किया है। हमें से बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि हज़ारों लड़कियों की, ख़ास करके उन लड़कियों को जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको आप फ्री में तालीम दे रही हैं। सिर्फ तालीम नहीं दे रही हैं बल्कि उनको आईटी, जो दुनिया हमारी सोशल मीडिया की है, आईटी की इंजीनियरिंग की है, वो भी वहाँ तालीम दी जाती है। तो आपने एक खुद ही मिसाल पहल की है कि वो अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो मैम ये बताइए कि महिलाओं की तालीम को लेकर के क्या आपका सपना अभी पूरा हुआ है, अभी भी आप उसके लिए चिंता रहती हैं? महिलाएं तालीम में होना ज़रूरी है। एक महिला, एक लड़की एक नहीं होती है, एक महिला, एक लड़की पूरा देश होती है। और पूरे देश, एक लड़की का आगे बढ़ना, एक लड़की का पढ़ना, एक महिला का पढ़ना जो है वो पूरे देश को संभालने वाली बन सकती है। तो इसलिए कोई भी अपनी लड़की को लड़की ना समझे बल्कि उसको एक देश समझकर उसको आगे बढ़ाएं और उसको पढ़ाएं। ये मेरी सोच रही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई में आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए उनको। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस और बहुत सारे स्कूल्स को ओपन किया, और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया में तालीम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जो महिलाएं बड़ी उम्र के हैं उनको भी
हम लोग जो है एजुकेशनल में लेके जाना और छोटे छोटे पढ़ाई उनको पढ़ाना जो बिल्कुल से बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनके लिए भी बहुत सारे करोड़ों महिलाओं के लिए कोशिश की है। तो मैं चाहती हूँ कि तालीम का आ जाना उसके ज़िंदगी में उजाला आ जाना है। अगर तालीम नहीं है तो उसके ज़िंदगी में अंधेरा होता है, ताकि तालीम से ही वो दुनिया को पा सकती है और वो जीत सकती है, सब कुछ बना सकती है। इसलिए वो एक लड़की और एक महिला नहीं है, बल्कि वो एक देश है। इसको सोच कर चलना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिव्या तंवर, आप मैम ने शिक्षा के बारे में कहा, बीइंग एन एकेडमिशियन मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पर एक और पहलू, जब ये अधिवेशन आया, इसके साथ ये आया कि औरतें डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी कमज़ोर है। जब एज अ पॉलिसी मेकर उनको देखा जाए तो मैम मुझे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कहीं पे इमोशंस हमारे सामने आते हैं जब हम किसी पॉलिसी के बनाने में, क्योंकि आप इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि इमोशंस आते हैं क्या सच में सामने, क्योंकि औरतों को हमेशा इमोशन की देवी समझा जाता है, ये समझा जाता है कि वो ममता है। पर मुझे लगता है कि इस बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से बताएंगी, जो एक जिसको कहते हैं ना कि एक लोगों को देखा जाता है कि औरतें थोड़ी सी कमज़ोर हैं। औरतें कमज़ोर है ये बात बताते हैं, मगर वो गलत है। जब औरत स्ट्रांग हो जाती है, उसके अंदर इमोशन तो ज़रूर होते ही, क्योंकि एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो वो एक शौहर को, एक बाप को, एक भाई को वो कैसे देखभाल कर सकती है। कई चीज़ों को हैंडल करते हुए वो इमोशन से ही उनको प्यार करती है। एक माँ बनकर, एक बीवी बनकर, एक बेटी बनकर, एक बहन बनकर वो प्यार करती है, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस होना ज़रूरी है, जब ही वो जाकर सारे घर को हैंडल करती है। मगर उसके अंदर इमोशंस 10% है तो स्ट्रांगनेस 90% होता है, जो कि वो जाहिर नहीं करती। वो बहुत स्ट्रांग भी होती है तो उसका स्ट्रांगनेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। जब वो स्ट्रांग बन जाती है तो उसके लिए ये ज़माना, ये दुनिया, लाखों के लोग जो है उसे कुछ मतलब नहीं रहते, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रांगनेस भी उतना ज़्यादा है, वो स्ट्रांग भी उतनी ज़्यादा है। क्योंकि एक बच्चे को पैदा करके बड़ा करना एक औरत को ही आता है, और उसके दर्दों को संभालना एक औरत को ही आता है, और एक बहन को आता है कि वो अपने भाई को किस तरह से देखना, एक बीवी को आता है कि उसके हस्बैंड को किस तरह से हैंडल करना। तो औरत के अंदर इमोशन के साथ जो है स्ट्रांगनेस भी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से जब वो स्ट्रांग बनती है तो बहुत सारे लोग जो है, महिलाएं जो है, देश को भी चला के जो है इस देश में जो है बताए हैं। तो खास कर से उनके अंदर इमोशन के साथ साथ स्ट्रांगनेस भी बहुत ज़्यादा है। ये सोच कर चलना है हर महिला को। जब उसको बाहर निकाल कर बताते ही ना, तो उसके अंदर का जो स्ट्रांगनेस है जब वो बाहर आएगा। बहुत अच्छा आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो दिया मैम ने। पर मुझे ये लगता है कि जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की, कि औरतें कहीं ना कहीं शायद पीछे रह जाएंगी, तो इस अधिवेशन के बाद मुझे लगता है इकनॉमी में हम कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर पाएंगे। और साथ में मुझे लगता है कि औरतों पे जिम्मेदारी बहुत है। उनको एक रोल में देखा जाता है कि जब उसकी शादी नहीं होती, वो घर की एक बेटी है, शादी होने के बाद वो घर में एक पत्नी है और उसके बाद एक माँ है। तो मुझे लगता है कि औरतें नींव रखती हैं। तो ये नींव की स्टार्टिंग हुई है इस अधिवेशन बिल के साथ। और जैसे मैम ने कहा कि हम इस चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और कहीं ना कहीं एक आगे शुरुआत तो कर पाएंगे।